हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत से टर्म्स को समझा था, है ना। बहुत से टर्म्स को अंडरस्टैंड किया था, जो टर्म्स हमको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मिलेंगे जब हम ग्रेगर जॉन जी की प्रोसेसेस करेंगे ना, जहां पर हम उनके क्रॉस को कराएंगे, तो वहां पर वो टर्म्स हमें मिलेंगे बार बार। और अगर उन टर्म्स की मीनिंग आपको नहीं पता, टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता, देन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है लास्ट लेक्चर का, तो उसे जरूर देखिए, बिकॉज ऑफ इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टूडेंट, मैंने चैप्टर का मीनिंग आपको पहले ही बता दिया है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रीगर जॉन मेंडल, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स के फादर की बात करें या मॉडर्न ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, बात एक ही है। ग्रीगर जॉन मेंडल जी क्या है? फादर है हमारे जेनेटिक्स के। क्यों इन्हें फादर बोलते हैं? आखिर ऐसा भी क्या खास था कि इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ, अगर हम बात करें मेंडल जी की, तो ये वही इंसान है। गौर से देखिएगा इन इंसान को, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, बिकॉज ऑफ 10th क्लास में भी ये थे और अभी 12th में फिर आपको मिल गए हैं। एंड इवन अगर आप बायोलॉजिस्ट रहेंगे तो ये आपको मिलते ही रहेंगे। तो ग्रेगर जॉन जी जो थे, ये ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जहां पर ये बॉर्न हुए, एक गार्डनर फैमिली में। और इनका जो वर्क था वो एज अ फादर था चर्च में। तो जब भी इनको टाइम मिलता था, ये अपने चर्च में ही जो गार्डन लगा हुआ था वहां अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर बंदा बायोलॉजिस्ट है, अगर हम लोग अपनी बात करें, तो हम नेचर लविंग पर्सन होते हैं, बट ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये मैथमेटिशियन थे। बट हाँ, अगर ये कहें कि जेनेटिकली, क्योंकि ये जिस फैमिली से बिलोंग करते थे वो गार्डनर फैमिली थी, और ये थे मैथ के स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ ये फादर थे। और जब इनको टाइम मिलता था तो ये उसी चर्च में जो गार्डन था वहां पर टाइम स्पेंड करते थे और प्लांट्स पर फोकस करते थे। उसी टाइम पर उन्होंने वहां पर पी प्लांट्स पर वर्क किया। पी प्लांट, जिसे हम यहाँ पर गार्डन पी बोल रहे हैं, बोटानिकल नेम आप इसका जानते हैं, पाइजम सटाइवम। ओके, उस पे उन्होंने लगातार ट्रू ब्रीडिंग प्रोसेस, मतलब लगातार उन्होंने एक दो प्लांट्स लिए, उनके अलग अलग फीचर्स लिए और उनके बीच में क्रॉस कराया। फिर उनकी जो प्रोजेनी मिली, फिर उनमें क्रॉस कराया। फिर उनकी जो प्रोजेनी मिली, फिर उनमें क्रॉस कराया। ऐसे लगातार वो क्रॉस कराते रहते थे। और अगर उन्हें कोई न्यू स्पीसीज मिलती थी तो उसे रेस्ट हटाया, और फिर मतलब लगातार वो क्रॉसेस करा रहे थे। और ऐसी स्टडी उन्होंने बहुत सालों तक की। एंड देन फाइनली उन्होंने इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज दिए, और लॉज में उन्होंने बताया कि देखिए, मैंने जो भी मेहनत की है, मैंने जो भी क्रॉस कराया है, आज ये उसका रिजल्ट है। बट इन्होंने अपने जो भी लॉज दिए, जो भी इनहेरिटेंस की चीजें बताई, इन्होंने जो भी बातें बताई कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से, वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो सारी डेफिनेशन इन्होंने बताई। बट उसी टाइम पर हमारे वर्ड्स में जो भी साइंटिस्ट थे, उनका मेन जो फोकस था, या ये कह लीजिए कि उनका जो ध्यान था, वो था डार्विन जी पर। डार्विन जी भी उस टाइम पर अपनी थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे थे नेचुरलिज्म की। और जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, सबका ध्यान उनके ऊपर था, किसी का भी ध्यान मेंडल जी के वर्क पर नहीं जा रहा था। इन्होंने जब अपना वर्क फाइनली प्रोड्यूस किया, वो ईयर था 1865, ठीक है। बट 1865 से 35 ईयर बाद इनके वर्क को लोगों ने जाना। इन्होंने वहां पर ऑस्ट्रिया में, कंट्री में, ब्रून इनकी सिटी का नाम था, और वहीं पर इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था, ब्रून की मैगजीन में पब्लिश किया था। बट किसी ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और इनकी डेथ के 17 ईयर्स बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज किया इनके वर्क को, जब थ्री साइंटिस्ट आए, और उन थ्री साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डिब्रीज, कॉर्ल कोरेंसन और शरमैक। इन थ्री साइंटिस्ट ने इनके वर्क को फिर से रिकॉग्नाइज किया और इनके वर्क के बारे में बताया कि आज जो हम ये फैक्ट की बातें करते हैं कि सेल होती है, सेल में सेल डिवीजन होता है, और सेल के ही फीचर, सेल के ही क्रोमोसोम इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में,
और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, उनके बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने पहले ही बता दिया था। तो एक तरीके से क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वर्क किया, और यहाँ पर ये नहीं हुआ कि भाई हम ग्रेगर जॉन जी को कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे क्योंकि हमने रीडिस्कवरी की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इसका पूरा क्रेडिट ग्रेगर जॉन मेंडल जी को ही दिया, भले वो इस दुनिया में नहीं थे उस टाइम पर, वो उस दुनिया में नहीं थे, फिर भी उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये बेसिकली बात थी ग्रेगर जॉन मेंडल जी की, जो कि कॉन्सेप्ट हमने जाना कि हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ जो इनहेरिटेंस की थिंग है या जो हेरिडिटी की थिंग है, वो सबसे पहले अनाउंस करने वाले हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी ही थे। इज दैट क्लियर? तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया? सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया इन्होंने सिलेक्शन किया था गार्डन पी का। ठीक है, गार्डन पी का सिलेक्शन तो इन्होंने कर लिया, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया कि क्या है, पाइजम सटाइवम है, जो कि आस्क किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, सो यू से अबाउट दैट पाइजम सटाइवम। ओके, व्हाई ही सेलेक्ट द pea plants only for their inheritance feature or for their genetical experiment? तो अगर हम यहाँ पर बेसिक बातें करें, बेसिक क्या एग्जाम में पूछा गया, इवन एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी पूछा गया, आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि व्हाई ही इज सेलेक्टेड पी प्लांट। सो फर्स्ट रीजन सुनिएगा यहाँ पर। फर्स्ट रीजन है इजिली ग्रोइंग। आप पी प्लांट्स को कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो, फील्ड में ग्रो कर सकते हो, क्यारी में ग्रो कर सकते हो, इवन पॉट में भी ग्रो कर सकते हो। तो क्योंकि इजिली ग्रोइंग था, इस वजह से इन्होंने चूज किया पी प्लांट्स को। सेकेंड रीजन क्या होता है? सेकेंड रीजन पी प्लांट्स का ये है कि इनकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पॉन पीरियड वो बहुत शॉर्ट है। 3 to 4 मंथ में आप इनके सीड को शोन भी करते हो, ये ग्रोथ भी करते हैं, देन इनमें फ्लावर भी फॉर्म होता है, देन सीड भी फॉर्म हो जाता है, आप इन्हें हार्वेस्ट भी कर लेते हो। इट मीन्स कि ये एनुअल प्लांट है, और एनुअल प्लांट होने के साथ साथ 4 to 5 मंथ्स में ये अपनी कंप्लीट कर रहे हैं लाइफ साइकिल, तो इसलिए ये बेनिफिशियल था। सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड रीजन यहाँ पर क्या था इनके सिलेक्शन का? बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, आपको एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस मिलेंगे, मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था ग्रेगर जॉन मेंडल जी के पी प्लांट सिलेक्शन के पीछे। देन फोर्थ पॉइंट क्या होगा यहाँ पर उनके सिलेक्शन से पीछे? तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है यहाँ पर आपको कोई भी पॉलिनेटर्स एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्दर आप ये कहें बायोटिक एजेंट या ए बायोटिक एजेंट, तो यहाँ पर किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से इन्होंने पी प्लांट्स का सिलेक्शन किया। देन पी प्लांट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं देखने को, और वो कैरेक्टर्स नॉर्मल कैरेक्टर के साथ साथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते थे। सो दैट्स व्हाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। मैंने आपको फर्दर सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं और बता दिए हैं। अब मेंडल जी का क्या यहाँ पर क्रेडिट हम क्या देना चाहेंगे, मतलब वो सक्सेसफुल क्यों हुए या फिर वो अनसक्सेसफुल क्यों हुए, उनके कॉन्सेप्ट्स को लोगों ने क्यों पहले नहीं अप्लाई किया या फिर क्यों नहीं माना, तो उसके पीछे भी कुछ रीजन थे। पहला रीजन तो ये था, ये मैथ्स के स्टूडेंट थे, इन्होंने अपने क्रॉसेस में रेशियोज यूज किए हैं, है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस यूज किया है, डाटा मैथमेटिकल यूज किया है, जो कि बायोलॉजिस्ट क्या कह रहे थे, हैं मैथ, बायो में मैथ, बायो में रेशियो, तो ये प्रॉब्लम थी। बट क्योंकि इन्होंने मैथमेटिकल डाटा यूज किया, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स को इन्होंने इजी कर दिया। ये एक प्लस पॉइंट था, और इनकी डिमेरिट भी लोगों ने बताई। देन उस टाइम पे क्योंकि साइटोलॉजिकल स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, सेल के बारे में, सेल के डिवीजन के बारे में लोगों को नहीं पता था, और इन्होंने भी फैक्टर्स वर्ड जो है प्रोनाउंस किया, कहीं भी इन्होंने जीन वर्ड या ऐसा कोई क्रोमोसोम डीएनए जैसी चीजें इन्होंने नहीं बताई कि आखिर कौन है रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बातें भी थी, यहाँ पर इनकी डिमेरिट्स थी, एक तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर लोगों ने इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए इनके लॉज के प्रति, इनके इनहेरिटेंस के प्रति। बट फाइनली फाइनली इन्होंने उसे भी यूज किया, मतलब एक तरीके से जब आप किसी चीज के बारे में फर्स्टली बता रहे हो, तो पहले उन चीजों के बारे में बताना, उतना ही बताना काफी होता है हमारे लिए, है ना। जैसे अगर आपसे कोई
बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछे तो अगर आप उसकी डेफिनेशन बता रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ तो पता है। अब आपको डेफिनेशन भी नहीं पता तो लॉजिक क्या पता होंगे। तो बस ऐसी ही बात है कि इन्होंने स्टार्टिंग तो की, इन्होंने कुछ तो बताया इनहेरिटेंस के बारे में, इंट्रोड्यूस तो किया जेनेटिक्स को। तो दैट्स व्हाई ये इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स थी। और हमने यहाँ पर पी प्लांट्स के गार्डन पी के फीचर्स को भी समझा कि आखिर इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था। अब जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बताए, है ना, जो कि पी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो पी प्लांट्स में इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे। टोटल कितने कैरेक्टर्स लिए? 7 कैरेक्टर्स लिए इन्होंने। और इन 7 कैरेक्टर्स के 2 ट्रेट्स थे, और वो ट्रेट्स कौन से थे? सो डोमिनेंट ट्रेट था, और यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, देखिए अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो देखिए ये क्या है? कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लांट की हाइट लेते हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर आप किसकी बात करते हो? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया था कि आप मेरी हाइट के बारे में बात करें, मेरे स्किन कलर के बारे में बात करें, आप मेरे हेयर टाइप के बारे में बात करें, तो ये क्या है? मेरा कैरेक्टर है। अब इनमें ट्रेट क्या होंगे भाई? हाइट के केसेस में आप दो चीजें बताओगे ना, या तो टॉल होगा, या डॉर्फ होगा, या एवरेज होगा। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी इन्होंने क्या लिया? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताया। अब इसके हाइट के 2 एलिल बनते हैं, है ना, मैंने एलिल भी आपको बताया था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ अ जीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप हाइट की बात करते हैं, पहला जो इन्होंने यहाँ पर कैरेक्टर लिया वो हाइट था। और हाइट से रिलेटेड यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? टॉल। ये पी प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, बच्चा ध्यान से समझिएगा। ये पी प्लांट्स के कैरेक्टर हैं, और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने कैरेक्टर्स लिए थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैं कोई अपना कैरेक्टर नहीं बता रहा हूँ, ये पी प्लांट का कैरेक्टर है। कि आपको पता लगे सर अपनी हाइट बता रहे हैं टॉल डॉर्फ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हम यहाँ पर पी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, टॉल और डॉर्फ। यहाँ पर उसके 2 ट्रेट होंगे, जहां पर टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट होगा, और यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट होगा हमारा डॉट। देन उसके बाद यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सीड कलर की। सीड का कलर, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है। अब जो हमारे पी प्लांट्स होते हैं उनके सीड का कलर कैसा होता है? तो डोमिनेंट ट्रेट आप बताते हो यहाँ पर येलो, और इनका जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या है? ग्रीन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बताते हो? शीड शेप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर सीड शेप बता रहे हैं। और सीड शेप में आप यहाँ पर क्या बोलते हो? 2 तरीके के सीड आपको देखने को मिलते हैं। पहला डोमिनेंट ट्रेट क्या हो जाएगा? राउंड। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपको रिसेसिव ट्रेट क्या दिखेगा? तो आप बोलते हो रिंकल। नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ कैरेक्टर की बात अगर हम यहाँ पर करें तो पॉड शेप। अब पॉड शेप आपको कैसा दिखता है? एक तरफ तो आपको फुल दिख रहा है पॉड शेप, है ना, फुल, और दूसरी तरफ आपको कैसा दिखता है? कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अगली अगली जो हमारे मतलब इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 5th नंबर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पॉड का कलर। तो पॉड कलर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पॉड का कलर कैसा होता है? तो आप सब जानते हो, ग्रीन एंड येलो। बट यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो येलो होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट येलो होगा, एंड देन यहाँ पर क्या होगा? ग्रीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर हम फिर से फाइनली 5 हो गए हैं। हम 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी सी जगह है और यहाँ पर लिखता हूँ मैं। 6 यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमने पॉड का कलर ले लिया, पॉड का शेप ले लिया, सीड का शेप ले लिया, सीड का कलर ले लिया, हाइट ले लिया, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर तो छोड़ ही दिया। अब यहाँ पर हम किसकी फ्लावर की कलर की बात करने वाले हैं? और फ्लावर की कलर की अगर बात करें तो आपने पी का फ्लावर देखा होगा, वॉलेट। इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? वॉलेट। और इसका रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? व्हाइट। नेक्स्ट वन यहाँ पर
7 कैरेक्टर्स हम क्या लेंगे, जो हमारा लास्ट है वो है पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर हम फ्लावर की पोजीशन लेते हैं, और अगर फ्लावर की पोजीशन के बारे में बात करें तो उनका डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा फ्लावर की पोजीशन का। तो फ्लावर की पोजीशन का डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पर एक्साइल, और नेक्स्ट वन यहाँ पर आप क्या रिसेसिव ट्रेट क्या बता रहे हो, टर्मिनल। सो स्टूडेंट्स, होपफुली ये 7 हो गया। और एक बार हम इन्हें रिकॉल कर लेंगे ना, अगर हम नंबरिंग में कुछ भी ऊपर नीचे तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 7 कैरेक्टर्स राइट डाउन करके रखे हैं, और आपको इन्हें रटना नहीं है कि 7 कैरेक्टर्स याद करना है। अरे आपने पी प्लांट देखा है, बिल्कुल देखा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और नहीं देखा है तो जस्ट इमेजिन करिए पी खाई तो है, मटर तो खाई है ना। ऐसा तो नहीं कि मटर ही नहीं खाई, कभी मटर ही नहीं देखी। सो स्टूडेंट यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स हैं और उनके डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। मैंने कल भी आपको बताया था कि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट हो सकते हैं, और प्रोजेनी में सिर्फ एक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, या दोनों देखने को मिलेंगे, हम देखेंगे अभी कि क्या होते हैं। सो यहाँ पर पहला कैरेक्टर मैंने आपको बताया फ्लावर पोजिशन। तो फ्लावर पोजिशन में पहला कैरेक्टर था एक्साइल, एक्सियल, या दूसरा क्या था, टर्मिनल। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैंने प्लांट बनाया, ठीक है, तो अगर इसके इस साइड से, मतलब दोनों साइड से, ब्रांचेस के साइड में फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे टाइप को हम क्या बोलेंगे, एक्साइल बोलेंगे। ठीक है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि अपेक्स पे अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे। होपफुली इतना क्लियर हो गया। तो कुछ ऐसे पी के प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर कहाँ लगते हैं, उनके ब्रांचेस में, मार्जिन, किनारे किनारे लग रहा है, अपेक्स पे नहीं लग रहा है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इन्फ्लोरेसेंस जैसी कुछ चीजें पढ़ी होंगी, साइमोज, रेसिमो, 11th में पढ़ी होगी, तो आई थिंक आपको पता होगा। तो यहाँ पर पहले फीचर मैंने क्या बताया, एक्साइल, समझ गए आप, टर्मिनल समझ गए आप। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया फ्लावर कलर, आपने अगर फ्लावर देखा हो वॉलेट कलर का फ्लावर होता है, और उसका ये डोमिनेंट ट्रेट होगा वॉलेट कलर होना, रेसेसिव ट्रेट यहाँ पर होगा उसका व्हाइट कलर होना। नेक्स्ट वन यहाँ पर मैंने बताई हाइट। पी प्लांट्स आपको दो तरीके को देखने को मिल रहा है, दो ट्रेट्स उसमें हाइट से रिलेटेड दिख रहा है, या तो प्लांट लंबा है या फिर प्लांट बौना डॉर्फ है। ओके। थर्ड, देन फोर्थ यहाँ पर है सीड कलर। आपने सीड देखा है, सीड मतलब हम जो खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ठीक है। तो सीड कलर आपको कैसा दिखता है, येलो डोमिनेंट, और जो रेसेसिव कलर है वो ग्रीन कलर है। सीड शेप जानते हैं आप, राउंड, एक एकदम गोल गोल मटर देखते हो आप, एकदम गोल गोल, है ना। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे देखते हो, कुछ ऐसे ऐसे आती हैं, रिंकल शेप बोलते हैं इसको, रिंकल शेप। सो ये हमारे पॉट, ये हमारे सीड के कलर होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन यहाँ पर है हमारा सीड शेप। तो पहला आपने बोला, मैंने राउंड और रिंकल बताई दिया, येलो ग्रीन बताई दिया। पॉट शेप यहाँ पर हम बोलते हैं फुल। एक आप देखते हो पॉट आपकी रहती है पूरी फुल, ये, ठीक है। सेकंड वन में आप क्या बोलते हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसी बीमार बीमार मटर है, मतलब, है ना, कंस्ट्रिक्टेड होती है। पॉट शेप आप यहाँ पर बोल रहे हो, और पॉट का कलर आप यहाँ पर येलो और ग्रीन बताते हो। सो होपफुली स्टूडेंट्स आप ये समझ पाएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे क्या, ठीक है। और इन्हें हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया इस चार्ट के हेल्प से या इस ग्राफ की हेल्प से। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस समझनी है कि इन्होंने कैसे अपने कॉन्सेप्ट को दिया। तो मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। सो स्टूडेंट्स, वन जीन इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक वाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द वन जीन इनहेरिटेंस। सो स्टूडेंट्स, कॉमन लैंग्वेज में हम वन जीन इनहेरिटेंस को मोनोहैबिट क्रॉस भी बोल देते हैं ना, बोलते हैं, नहीं बोलते हो आप लोग, नहीं बोलते हो, बिल्कुल बोलते हैं हम इसे। वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब, वन का मतलब आप जानते हैं वन, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर हम ले रहे होंगे यहाँ पर। जीन का मतलब जीन, कौन से जीन है जो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इनहेरिटेंस का मीनिंग आप जानते हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या किया कि पी का प्लांट्स लिया, और उनमें से जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, उनमें से किसी एक कैरेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया, उनके बीच में क्रॉस कराया, और फिर फाइनली अपना ये इम्पैक्ट, मतलब ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन बताया कि कैसे यहाँ पर एक जीन प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, और फिर वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मोनोहैब्रिड क्रॉस
या फिर वन जीन इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो मेंडल जी ने एक प्लांट्स लिया कैरेक्टर उसके लिए, और यहाँ पर जो पहला प्लांट था वो था टॉल प्लांट, ठीक है। और दूसरा जो प्लांट था वो क्या था यहाँ पर, डॉर्फ प्लांट। मतलब प्लांट्स जो है उसके कैरेक्टर, एक कैरेक्टर हाइट, हाइट में क्या बोल रहे हो, टॉल बोल रहे हो आप, और डॉर्फ बोल रहे हो। अगर अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो मेरा लेक्चर, मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेथड, फर्स्ट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पर मैंने आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था। और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके अपना वन जीन इनहेरिटेंस एंड टू जीन इनहेरिटेंस या फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस के कॉन्सेप्ट को समझाया था। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर, आपने एक प्लांट लिया जो कि लंबा था, एक प्लांट्स लिया जो कि डॉर्फ था, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ, वी टेक टू प्लांट्स। वन प्लांट में हमने क्या किया, एक को माना एज अ मेल, ठीक है, उसे वैसे ही रहने देंगे। देन दूसरे को हमने माना फीमेल। अब फीमेल वाले को मानने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे ये इमैस्कुलेशन की प्रोसेस। इमैस्कुलेशन का मीनिंग आपको पता है, मेच्योरिटी से पहले ही हम उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट मीन्स हम वहां से स्टेमिन को हटा देंगे। अब वो क्या हो गया, फीमेल। क्लियर है इतना, समझ रहे हैं ना। तो उसको हमने जब रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मेल प्लांट जिसे हमने एज अ मेल रिकॉग्नाइज किया है, उसके स्टमेन जब वो डेवलप हुआ तो उसके पॉलन ग्रेन लिए और ले जाकर के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर रीच करा दिया हमने, ठीक है, इतना समझ गया। और रीच कराने के बाद अब वहां मतलब हमने पॉलिनेशन कराया एंड देन अब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो प्रोजेनी देखने को मिलेगी वहां हम समझ जाएंगे कि आखिर हमको ये प्रोजेनी कैसे मिली। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम इनके फटाफट जीन लिख लेते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं। तो ये मैंने समझा कि ये हमारा मेल है, और इसे मैंने आपको बताया, आप क्या समझ लीजिए, फीमेल। ये सिंबल्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है। अब इनके जीन्स क्या होंगे, कैपिटल टी, और इसके जीन्स क्या होंगे, स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर अगर आपने यहाँ कैपिटल टी लिया है तो इसका मतलब ये जो टॉल की स्पेलिंग स्टार्ट हुई वो टी से, इस वजह से आपने ले लिया। तो डॉग के टाइम पर आपने स्मॉल डी क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर समझिएगा, हमारी एनसीईआरटी ने हमें ये बात बताई है, और इवन हमें जेनेटिक्स के क्रॉस में पता भी होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी सिंबल्स आप यूज करोगे, ऐसा नहीं आप टी आप डी और डी ले लेते, लेकिन जो भी यहाँ पर आप कैपिटल फॉर्म में यूज करोगे उसे आपको स्मॉल फॉर्म में रिसेसिव के लिए या नेक्स्ट पेरेंट के लिए यूज करना होगा। क्लियर है, आप ऐसा कुछ भी नहीं, हाँ आप यहाँ पर एम और एम ले लो, तो यहाँ स्मॉल एम और एम लेना है, मतलब यहाँ पर आपने क्या लिया, कैपिटल एम एम, तो यहाँ पर आप स्मॉल एम और एम ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्रॉस कराना है ताकि आपको रेशियो निकालने में या प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हम लोग ये लॉजिक देते हैं कि क्यों यहाँ पर हम ऐसे सिंबल्स यूज कर रहे हैं। अब ये प्लांट है तो सिंपल सी बात है, मैंने अगर बताया कि पॉलन ग्रेन और उसमें मेल गैमेट बन रहे हैं, तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस की प्रोसेस भी, तो गैमेट हाफ स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर हमारा सेम ऐसे यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर स्मॉल टी, ये कैपिटल टी मिला और ये स्मॉल टी हमको मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया। देखिए क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन आप करा रहे हो ना, यहाँ पर नेचुरली नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमने क्या बोला, यहाँ पर जब हमने क्रॉस कराया इन दोनों के बीच में तो हमको जो F1 प्रोजेनी मिल रही है वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें F1, F का मीनिंग स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, फीलियल। तो फीलियल फर्स्ट, मतलब ये F1 प्रोजेनी हमको यहाँ पर देखने को मिली, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहे हैं। और ये सब है कैसे, जब इनको ग्रो कराएंगे हम तो ये सब जब मतलब सीड बनेंगे, मतलब अब ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम जानते हैं ना उसका रिजल्ट क्या होगा, सीड होगा।
सीड बनने के बाद यहाँ पर आप फिर से उन सीड को ग्रो कराओगे, तो जब आपने उनके कैरेक्टर्स देखे तो F1 प्रोजेनी में जो भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं, टॉल। तो ये है तो हाइब्रिड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर टॉल और डॉट दोनों आ रहे हैं, तो हाइब्रिड तो है ही। और ये कैसे है, हाइब्रिड टॉल है, तो मतलब सारे प्लांट्स क्या हैं, हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये हमारी फर्स्ट प्रोजेनी आ गई। मेंडल जी यहीं पे थोड़ी ना रुक गए, अब जो भी प्लांट उनको मिले फर्दर उन्होंने इसका क्रॉस फिर से कराया, और जब उन्होंने फिर से क्रॉस कराया तो उन्होंने इसको इसके गैमेट बनाए, मतलब अब इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये गैमेट बना कैपिटल टी और ये गैमेट क्या बना, स्मॉल टी। तो ये इन्होंने गैमेट बनाया और इनका F2 प्रोजेनी में क्रॉस कराया। तो देखिए यहाँ पर हम इस क्रॉस को कराने के लिए एक सिंपल मेथड जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं उसको फॉलो करेंगे। ये दिया था हमारे पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और इसे हम चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चेकर बोर्ड की हेल्प से यहाँ पर हम F2 क्रॉस कराएंगे, जो कि इजी वे में पड़ेगा, आपको इजिली वे में आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो लेट्स फॉर्म द पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड। ओके स्टूडेंट, सो देखिए ये ऐसा एक स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म किया मैंने इजिली वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर हमने एक को एज अ मेल पेरेंट और दूसरे को फीमेल फॉर्म किया, हमने दो गैमेट्स वहां पर फॉर्म किए थे। ठीक है, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये हमने यहाँ पर फॉर्म किया। और अब इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेल्फिंग करा रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, F2 प्रोजेनी में हम सेल्फिंग कराते हैं, क्रॉस नहीं करा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो हाइब्रिड बने हैं आगे इनका क्या होगा, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करा रहे हैं, F2 प्रोजेनी में सेल्फिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने सेल्फिंग कराई, तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, देखें इस कैपिटल टी को लिखा और इस कैपिटल टी, ये कैपिटल टी आ गया। ठीक है, ये ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और फिर ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। तो ये हमको यहाँ पर टोटल 4 प्रोजेनी देखने को मिले, और 4 प्रोजेनी हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिए। अब ये क्या है, कैसे है, समझते हैं इनको। तो स्टूडेंट वहां पर याद करिएगा F1 प्रोजेनी को मैंने बोला था टॉल है, सारे के सारे कैसे हैं, टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। देन उसके बाद यहाँ पर जब हमने F2 प्रोजेनी फॉर्म की तो यहाँ पर हमको कैपिटल टी कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब हम इन्हें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आखिर इन्हें क्या बोलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका जेनेटिक मेकअप या मॉर्फोलॉजिकल मेकअप की बात करेंगे। इट मींस यहाँ पर हम इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप बताएंगे कि आखिर हमको यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ है, हमारे जो भी प्रोजेनी बने इनका रेशियो क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है यहाँ पर। तो स्टूडेंट फर्स्टली वी टॉक अबाउट द फिनोटाइप। सो स्टूडेंट्स याद करिए मेरा पहला लेक्चर जहां पर मैंने आपको इस टर्म के बारे में बताया था। सो स्टूडेंट्स अगर आप इन सीड्स को ग्रो कराएंगे, भाई ये भी तो आगे जाकर के सीड बनेंगे ना, फिर आप इनको ग्रो कराएंगे, शोन करेंगे तो प्लांट बनेंगे। सो फाइनली बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इनका मॉर्फोलॉजिकल व्यू देखेंगे तो मॉर्फोलॉजिकली व्यू देखने पर आपको क्या ये टॉल नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा। आपने कहा हाँ भाई, एक यहाँ पर प्योर टॉल है, प्योर टॉल है, ये भी आपको टॉल दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली बात करें, अभी हमें नहीं पता प्योर इम्प्योर के बारे में। तो ये भी क्या है, दोनों ये भी टॉल है। आपने कहा हाँ भाई, यहाँ पर हमको टोटल कितने टॉल दिख रहे हैं, 3 टॉल दिख रहे हैं, और एक आपको क्या दिख रहा है, डॉर्फ दिख रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमको 3 टॉल दिख रहे हैं और एक डॉर्फ दिख रहा है, तो 3:1। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होगा, 3:1 होगा। क्लियर है भाई, आप भी देख पा रहे हो ना, 1 2 3, 3 टॉल है और सिंगल अकेला एक डॉर्फ है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो, यह मॉर्फोलॉजिकल व्यू पे बता रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव व्यू पे बता रहे हैं ना, तो ये हमारा हो गया। अब आपने कहा सर इसका जीनोटाइप भी बताइए, तो मैंने कहा बिल्कुल, वेट करिए, वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत बताता हूँ। तो जब जीनोटाइप की बात करें तो अब हम इसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो प्योर टॉल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी था जिसे हमने टॉल बोला। सो बिल्कुल यहाँ पर हमको क्या मिला, एक प्योर टॉल मिला। ठीक है, प्योर टॉल मिला।
फिर उसके बाद और जेनेटिक मेकअप देखा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने कहा भाई आप तो टाल नहीं हो, आप प्योर टॉल नहीं हो, आप क्या हो, आप हाइब्रिड टॉल हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने कहा भाई आप तो हो हाइब्रिड वाले टॉल हो, टॉल तो हो लेकिन कैसे वाले टॉल हो आप, हाइब्रिड वाले टॉल हो। ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि फिर इनका जेनेटिक मेकअप देखा तो मैंने कहा आप प्योर डॉर्फ हो। तो मैंने यहाँ पर इनको बताया कि आप क्या हो, डॉर्फ हो। ओके स्टूडेंट, तो अब इनका रेशियो क्या होने वाला है, और अगर आप इनके रेशियो की बात करें तो प्योर टॉल कितना था 1, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1। देन उसके बाद यहाँ पर हाइब्रिड टॉल कितने थे, हाइब्रिड कितने मिल रहे हैं हमको 2। तो आपने कहा सर 2 मिल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है 1:2। फिर मैंने कहा यहाँ पर आपको डॉट कितने मिल रहे हैं, तो आपने कहा सर स्मॉल टी सिंगल है, तो सिंगल डॉट मिल रहा है। सो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था। इट मीन्स यहाँ पर हमको 3 टॉल देखने को मिल रहे थे और 1 सिंगल डॉट देखने को मिल रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो क्या है यहाँ पर, तो आपने कहा सर 1:2:1 आएगा, बिकॉज ऑफ हम इनके जेनेटिक मेकअप के बेस पे बोल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 जीन इनहेरिटेंस, आपने देखा कि अगर टॉल प्लांट था, डॉर्फ प्लांट थे, ये पेरेंट्स थे, तो कैसे इनकी प्रोजेनी में 1 जीन इनहेरिटेड हो रहा है। फर्स्टली हमने F1 प्रोजेनी में अंडरस्टैंड किया, एंड नेक्स्ट वन हमने इनके F2 प्रोजेनी में अंडरस्टैंड किया कि कैसे 1 जीन इनहेरिटेड हो रहा है। इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर के उसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं और उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आखिर उनका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो होपफुली स्टूडेंट यू आल्सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बताया। स्टूडेंट यहाँ पर हमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट को इसी क्रॉस की हेल्प से समझना होगा, और वो हमारे मेंडल्स लॉ या इनहेरिटेंस के लॉज को समझना होगा। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के लॉ की अगर बात करें तो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह लीजिए, या फिर वन जीन इनहेरिटेंस से रिलेटेड 2 लॉज यहाँ पर इनहेरिटेंस के फॉलो होंगे, या यहाँ पर हमें उसे जरूर रिगार्ड करना चाहिए, और वो है हमारा फर्स्ट लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके। सो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ की बात क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था डोमिनेंस का सिंपल सा मीनिंग। जहां पर आप दो पेरेंट्स अगर लेते हो और दो पेरेंट्स में किसी एक पेरेंट्स का कैरेक्टर अगर आपको फर्स्ट प्रोजेनी में देखने को मिल रहा है ना, या फिर ये कह लीजिए कि जैसे मैं हूं और मेरे स्किन का कलर क्या है, डल है, और कोई दूसरा बंदा है यहाँ पर जिसके स्किन का कलर क्या है, ब्राइट है। तो आपको दूर से कौन नजर आएगा, मतलब आप अट्रैक्शन कह लो या ये कह लो कि हाँ आपको कौन सा बंदा दिखाई देगा, है ना, ब्राइट करेगा। तो वो सिंपल सी बात है, कौन जिसका स्किन कलर क्या है, लाइट कलर है, वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो आपकी आंखों में ज्यादा लगेगा। तो वो सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि वो डोमिनेंट है और मैं क्या हूँ, रिसेसिव हूँ। ठीक है। तो ये ऐसी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी हाइट इतनी है और दूसरा बंदा क्या है, उसकी हाइट इतनी है ना, तो आप मुझे टॉल कह रहे हो और दूसरे को डॉट कह रहे हो, तो मैं क्या हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ ना, बड़ा दिख रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, डोमिनेंट हूँ। और दूसरा बंदा यहाँ पर क्या है, डॉर्फ है, वो रिसेसिव है। सेम वैसे यहाँ पर जो हमारा टॉल फीचर था, F1 प्रोजेनी में जब आपने देखा तो आपको जो हाइब्रिड मिले वो टॉल थे, वो डॉर्फ नहीं थे। इट मींस कि F1 प्रोजेनी में डॉर्फ का कैरेक्टर टोटली क्या हो गया, हिडन हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है और उसे हम क्या बोल रहे हैं, टॉल कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है। इस वजह से इससे इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो ज्यादा रिप्रेजेंट होगा। इवन आप फिनोटिपिक रेशियो की ही बात कर रहे हैं तो टॉल कितने हैं, 3 हैं, डोमिनेंस ज्यादा है यहाँ पर, और रिसेसिव सिर्फ सिंगल है। तो फोर्थ प्रोजेनी में 3 प्रोजेनी डोमिनेंट, 1 प्रोजेनी क्या है यहाँ पर, रिसेसिव है। तो इट मींस दैट इट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो डोमिनेंट होगा वो हिडन वाले को सप्रेस करेगा और खुद को एक्सप्रेस करेगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है, सेग्रीगेट होना या मतलब सेपरेट होना, एक तरीके से इसका लिटरल मीनिंग होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जब हमने F1 प्रोजेनी की बात की इस क्रॉस में,
तो आपने कहा सर यहाँ तो एक ही कैरेक्टर दिख रहा है हमको, सिर्फ टॉल टॉल दिख रहा है, दूसरा तो हमको दिख ही नहीं रहा। बट स्टूडेंट्स व्हेन यू सी इन द F2 प्रोजेनी, जब आप F2 प्रोजेनी में देख रहे हो तो हर एक कैरेक्टर दूसरे से सेग्रीगेट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा। आपने कहा सर ये प्योर टॉल है, ये टू हाइब्रिड टॉल है, और ये सिंगल क्या है, ये डॉर्फ है। इट मीन्स स्टूडेंट कि जब हम F2 प्रोजेनी का क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर इस क्रॉस में हमको दोनों कैरेक्टर्स या जितने कैरेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे से सेग्रीगेट है, सेपरेट हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या फिर प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ जो गैमेट्स आपको यहाँ पेरेंट्स में दिख रहे हैं, क्या वही आपको F1 जनरेशन के गैमेट नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं स्टूडेंट। तो इस वजह से हम इसे लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट का लॉ भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पर F1 प्रोजेनी में भले वो ब्लेंड हो गए हों, भले वो मिक्सअप हो गए हों, बट वो F2 प्रोजेनी में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड अबाउट दीज कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हमने वन जीन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस के टू लॉज को भी समझा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और उसे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। होपफुली दिस सेशन इज टोटली एंजॉयिंग, एंड थैंक यू स्टूडेंट।